नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे एक श्रोता ने हमें 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से एक गजल भेजी थी और जब हमने इसे पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन है जो कुछ सरल पंक्तियों में छुपा हुआ है। बिल्कुल। तो आज हम माणिक वर्मा जी की इसी खूबसूरत गजल की परतों को खोलेंगे। हम सिर्फ इसका मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी लगने वाली बातें आज की हमारी जिंदगी में, हमारे करियर में, हमारे रिश्तों में कहाँ फिट बैठती हैं। हम कवि के मिजाज से शुरू करेंगे, फिर गजल के मूल विचार को पकड़ेंगे और उसके बाद एक एक शेर में छिपे गहरे संदेशों को आज के नजरिए से देखेंगे। बहुत अच्छा विचार है। अक्सर हम स्कूल की कविताओं को सिर्फ नंबर लाने का एक जरिया समझकर भूल जाते हैं, लेकिन माणिक वर्मा जैसे कवि कालजयी होते हैं। उनकी ये गजल दिखावे और असलियत के बीच का फर्क बताती है, और इसका जो केंद्रीय भाव है वो आज के सोशल मीडिया के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। कि आपकी पहचान आपकी शक्ल से नहीं, आपके काम से बननी चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस शख्स के बारे में जानते हैं जिसने ये गजल लिखी है, माणिक वर्मा जी। बिल्कुल। उनका अंदाज कैसा था, क्योंकि गजल में तो बड़ी गहरी और गंभीर बातें हैं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। माणिक वर्मा जी का जन्म 1938 में उज्जैन में हुआ था, और वो मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य के लिए जाने जाते थे। अच्छा। हाँ, एक ऐसा इंसान जो समाज की कमियों पर बड़े चुटीले अंदाज में कटाक्ष करता हो, लेकिन उनकी कलम जब गजल लिखती थी तो वही कटाक्ष एक गहरी प्रेरणा और जीवन दर्शन में बदल जाता था। वो अपनी बात बहुत सीधे और धारदार तरीके से कहते थे, बिना किसी लाग लपेट के। ये तो कमाल का कॉम्बिनेशन है, हास्य और दर्शन एक साथ। जी। क्या ये गजल उनके किसी खास संग्रह का हिस्सा है? हाँ, ये उनके मशहूर गजल संग्रह गजल में ही इबादत है से ली गई है, और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? उनके लिए गजल लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी, ये एक तरह की पूजा थी, एक साधना। इसीलिए उनकी गजलों में मनोरंजन के साथ साथ एक नैतिक बल भी दिखाई देता है, एक स्पष्ट दिशा होती है। गजल मेरी इबादत है, वाह। तो अगर इस पूरी गजल की आत्मा को, इसके सार को एक लाइन में पकड़ना हो तो वो क्या होगी? इसकी आत्मा है कर्म की सुंदरता। कवि हमें बाहरी रूप रंग और प्रसिद्धि की जो अंधी दौड़ है उससे हटाकर हमारे कामों के असर पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। संदेश साफ है, दुनिया को अपनी मौजूदगी से सुंदर बनाने की कोशिश करो, सिर्फ अपनी शक्ल से नहीं। ये मानवीय गुणों को अपनाने की एक अपील है, एक शक्तिशाली अपील। ठीक है, तो मंच तैयार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां हम इन विचारों को एक एक करके खोलेंगे। पहला इस शेर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। क्या दमदार शुरुआत है। देखिए, स्वर्णिम शिखर क्या है? यह सफलता का वो चमकीला प्रतीक है जिसे आज हर कोई पाना चाहता है। फेम, रिकॉग्निशन, द कॉर्नर ऑफिस, अ मिलियन फॉलोअर्स। हाँ बिल्कुल। वर्मा जी सीधे उसी एस्पिरेशन पर चोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चमकने वाले शिखर तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन शिखरों को थामे कौन हुए है? वो नींव के पत्थर जो कभी दिखाई ही नहीं देते। पर मुझे यहाँ एक सवाल आता है, आज की दुनिया में जहां विजिबिलिटी इज करेंसी है, जहां कहा जाता है इफ यू डिडंट पोस्ट इट डिडंट हैपन, वहां नींव का पत्थर बनकर रह जाना क्या एक तरह का प्रोफेशनल सुसाइड नहीं है? बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर इस शेर की गहराई समझ में आती है। कवि दिखने के शौक को गलत नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि शौक की दिशा बदलो। शिखर का दिखना दूसरों पर निर्भर है, लोग देखेंगे तो देखोगे, लेकिन नींव का होना आत्मनिर्भर है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप तरक्की ना करें, बल्कि यह है कि आपका फोकस नाम कमाने से ज्यादा काम को मजबूत करने पर होना चाहिए। जो लोग चुपचाप सिस्टम बनाते हैं, किसी कंपनी की कार्य संस्कृति को मजबूत करते हैं या अपने परिवार को जोड़े रखते हैं, वे सब नींव के पत्थर ही तो हैं। उनकी वजह से ही शिखर चमक पाता है। यानी असली ताकत गुमनाम होती है। ये तो आज के हिसाब से बड़ा काउंटर इंट्यूटिव विचार है। तो पहला सिद्धांत हुआ गुमनाम रहकर मजबूती देना। लेकिन अगर गुमनाम रहना संभव ना हो, अगर आप एक्शन में हैं, दुनिया के सामने हैं, तब क्या? अगला शेर शायद इसी का जवाब देता है। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शेर कर्म योग का सार है। वर्मा जी दो ही स्थितियां दे रहे हैं, या तो आप गति में हैं या आप स्थिर हैं, और दोनों में आपको उपयोगी होना है। पहला हिस्सा कहता है
चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द यानी धूल, जब वो उड़ती है तो पूरे आसमान पर छा जाती है। मतलब अगर कोई लक्ष्य लेकर निकले हो तो इतनी शिद्दत से काम करो, इतनी बड़ी सफलता हासिल करो कि दुनिया उसे नजरअंदाज ना कर सके। अपने काम से इतिहास लिख दो। और दूसरा हिस्सा, अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। ये तो ठहराव को भी एक मकसद दे रहा है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मील का पत्थर कहीं जाता नहीं है, वो स्थिर रहता है, लेकिन उसकी स्थिरता निरर्थक नहीं है। वो हर गुजरने वाले को रास्ता दिखाता है, उसे उसकी मंजिल बताता है। इसका संदेश है कि अगर आपके जीवन में ठहराव आ गया है या आप रिटायर हो गए हैं तो भी आप मार्गदर्शक बन सकते हैं। आपका अनुभव, आपकी सलाह, आपकी मौजूदगी दूसरों के काम आ सकती है। सही बात। मतलब बी एक्टिव और बी अ गाइड, बट नेवर बी यूजलेस। कमाल है, हर हाल में उपयोगी बनो। ये सोच ही इंसान को कभी निराश नहीं होने देगी। और शायद इसी इंसान होने के मतलब पर अगला शेर है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर, तो आदमी बनकर देखो। ये तो सीधा दिल पर लगता है। ये सीधे सीधे इंसानियत की परिभाषा तय कर रहा है। कभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक मानवीय शक्ल सूरत का होना, अच्छे कपड़े पहनना, समाज में दिखना, ये असली दिखना नहीं है। ये तो महज एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि आप इंसान हैं। असली इंसान बनना एक चुनाव है, एक अमल है। तो आदमी बनकर दिखना से उनका मतलब क्या है? मतलब है अपने अंदर आदमियत, इंसानियत को जिंदा रखना, दया, करुणा, ईमानदारी, दूसरों की मदद करने का जज्बा। ये वो गुण हैं जो हमें सच में इंसान बनाते हैं। वर्मा जी हमें याद दिला रहे हैं कि हमारी असली पहचान हमारे गुणों और कर्मों से है, हमारे भौतिक अस्तित्व से नहीं। ये बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग के बीच का फर्क है। बिल्कुल। और ये इंसानियत की राह आसान तो नहीं है। दुनिया तो बड़ी कठोर है। शायद इसीलिए अगला शेर हमें उस कठोरता से लड़ने का तरीका बताता है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। पत्थरों का शहर, ये मेटाफोर आज के लिए कितना सटीक लगता है। बहुत ज्यादा। पत्थरों का शहर सिर्फ मुश्किलों का शहर नहीं है। ये संवेदनहीन, कठोर दिल वाले लोगों की दुनिया है। ये वो दुनिया है जहां आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती, जहां लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड या सोशल मीडिया का ट्रोलिंग कल्चर। हाँ बिल्कुल। या वो समाज जो आपकी अलग सोच को स्वीकार नहीं करता। और ऐसी दुनिया में आईना बनकर देखना, वो भी ऐसा आईना जो टूटता नहीं। इसका क्या मतलब है? आईने का काम है सच दिखाना, जैसा है वैसा दिखाना। तो पहली बात, इस कठोर दुनिया में अपने सच, अपने आदर्शों को बनाए रखो, बदलो मत। और दूसरा, ऐसा आईना बनो जो पत्थर पड़ने पर टूटकर बिखर न जाए। ये साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की बात है। यानी दुनिया की कठोरता और आलोचना को खुद पर हावी मत होने दो, अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखो। आलोचना सुनो, लेकिन उससे अपनी आत्मा को टूटने मत दो। सही। ये एक बहुत बड़ी साधना है। सच में एक साधना है। और शायद दूसरों के दर्द को समझने के लिए भी एक साधना की जरूरत पड़ती है। अगली पंक्ति तो एम्पैथी की पराकाष्ठा है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। जी, ये सहानुभूति का सबसे मार्मिक वर्णन है। हम अक्सर कहते हैं आई अंडरस्टैंड योर पेन, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं? कवि कहते हैं कि दूसरों के दिल की जलन, उनकी पीड़ा का असली एहसास आपको तब होगा जब आप खुद उस आग से गुजरेंगे। उन्होंने मोमबत्ती का जो उदाहरण दिया वो अद्भुत है। मोमबत्ती में रोशनी मोम की वजह से नहीं, उस धागे की वजह से होती है जो खुद जलता है। वो धागा खुद को मिटाकर उजाला पैदा करता है। जी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरों का दर्द समझने के लिए हमें खुद को तकलीफ देनी होगी। ये तो बहुत मुश्किल है। शायद इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। इसका गहरा मतलब है खुद को दूसरे की जगह रख कर देखना, अपने अहंकार को गलाकर दूसरे के दर्द को महसूस करना। ये त्याग की भावना है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में हैं, हम दूसरों की तकलीफ का सिर्फ बौद्धिक विश्लेषण कर सकते हैं, उसे महसूस नहीं कर सकते। और जब दुनिया इतनी मुश्किल हो, दर्द इतना ज्यादा हो, तो इंसान उम्मीद खो सकता है। लेकिन गजल यहाँ एक खूबसूरत मोड़ लेती है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। ये बहुत ही आशावादी और प्रेरक शेर है। वक्त की धुंध यानी निराशा का, कंफ्यूजन का, मुश्किल का दौर, जब कुछ भी साफ नजर नहीं आता। ऐसे घने अंधेरे में एक नन्हा सा जुगनू
जिसकी अपनी कोई बिसात नहीं, वो भी अपनी टिमटिमाती रोशनी के साथ आकर कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो छोटी सी उम्मीद भी उस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। बिल्कुल। और कवि कह रहे हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो शिकायत करने या हार मानकर बैठने की बजाय खुद दूसरों के लिए रोशनी बन जाओ। जरूरी नहीं कि आप सूरज बनकर पूरे आसमान को रोशन कर दें। आप एक छोटा सा जुगनू बनकर भी किसी एक इंसान की जिंदगी से अंधेरा दूर कर सकते हैं। डोंट कर्स द डार्कनेस, बी द लाइट। एग्जैक्टली। बहुत सुंदर। रोशनी बनो, आईना बनो, नींव का पत्थर बनो, इन सब भूमिकाओं के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अनुशासन। और अगला शेर उसी पर है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। मुझे ये मर्यादा शब्द थोड़ा चुभता है। क्या ये हमें सीमाओं में नहीं बांधता? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यहां मर्यादा का मतलब बंधन नहीं, बल्कि एक संरचना है, एक फ्रेमवर्क। समाज में, परिवार में या खुद के जीवन में भी कुछ नियम और अनुशासन हमें बेहतर बनाते हैं। कवि ने जो मोती और सीप का उदाहरण दिया है, वो इस बात को एकदम साफ कर देता है। कैसे? एक मोती क्या होता है? रेत का एक कण। जब तक वो समुद्र में यूं ही बिखरा रहता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब वही कण एक सीप के अंदर चला जाता है, एक सीमित दायरे में, एक मर्यादा में, तो वहां वो खुद को तराशता है और एक बहुमूल्य मोती बन जाता है। तो सीप उसे कैद नहीं करती, बल्कि उसे रचती है। इसी तरह अनुशासन हमें मूल्यवान बनाता है। वाह, इस नजरिए से तो मर्यादा शब्द का पूरा अर्थ ही बदल गया। ये बंधन नहीं, निर्माण का स्थान है। और इसी निर्माण की प्रक्रिया में दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, शायद अगला शेर इस पर रोशनी डालता है। ये बहुत ही कोमल शेर है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। ये हमें सिखाता है कि जो कमजोर है, जो डरा हुआ है, उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। नाजुक कली यहाँ उस इंसान का प्रतीक है जिसमें प्रतिभा तो है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है। वो आगे बढ़ने से डर रहा है। और तितली के टूटे पर देखो, इसका मैं ठीक ठीक मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। तितली के पंख टूटे क्यों हैं? ये इस शेर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कवि ये नहीं कह रहे कि तितली बनकर बैठो, वो कह रहे हैं तितली के टूटे पर दिखो। इसका एक भाव यह है कि तितली फूल पर बहुत कोमलता से बैठती है, उसका बोझ नहीं बनती। वैसे ही तुम भी उस डरे हुए इंसान के लिए सहारा बनो, उस पर अपनी ताकत का बोझ मत डालो। दूसरा और गहरा मतलब, टूटे पर विनम्रता का प्रतीक है। यानी तुम अपनी सारी सफलताओं के बावजूद उस नाजुक कली के सामने विनम्र होकर जाओ, उसे हौसला दो ताकि वो बिना किसी डर के खिल सके। ये तो अद्भुत है, किसी को सहारा देने के लिए खुद को विनम्र बनाना। और अब हम आते हैं गजल के आखिरी शेर पर, जो लगता है जैसे इन सारी अच्छी बातों का निचोड़ है। एक प्रार्थना है, कोई ऐसी शक्ल तुम मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बिल्कुल, ये पूरी गजल का सार है और एक तरह की यूटोपियन कामना है। कवि ने अब तक एक आदर्श इंसान के सारे गुण गिनाए हैं, जो नींव का पत्थर है, मील का पत्थर है, सच्चा इंसान है, मजबूत आईना है। अब आखिरी शेर में वो कहते हैं कि काश इस दुनिया की भीड़ में मुझे कोई एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व मिल जाए जिसमें ये सारे गुण हों। और फिर वो कहते हैं कि मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो आदर्श व्यक्ति अच्छाई का एक ऐसा मानक, एक बेंचमार्क बन जाए कि जब भी मैं किसी और इंसान को देखूं तो मुझे उसमें उसी आदर्श की कोई ना कोई झलक जरूर दिखाई दे। ये इंसानियत के सामूहिक उत्थान की प्रार्थना है। तो कुल मिलाकर ये गजल सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का, एक सार्थक जीवन जीने का पूरा खाका है। प्रसिद्धि से ऊपर उद्देश्य को रखो, हर हाल में उपयोगी बनो, दूसरों का दर्द समझो और उनके लिए उम्मीद और सहारा बनो। बिल्कुल सही। और ये सब करते हुए अनुशासन और विनम्रता का दामन थामे रखो। माणिक वर्मा ने इन कुछ शेरों में जो जीवन दर्शन दिया है, वो किसी भी सेल्फ हेल्प किताब से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातचीत वाकई बहुत गहरी और आंखें खोलने वाली थी। मुझे यकीन है कि हमारे सभी श्रोता, चाहे वो छात्र हों या कोई और, इस गजल को अब एक नए नजरिए से देखेंगे। जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा। कवि ने कहा, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो।
आज की हाइपर विजिबल दुनिया में, जहां सफलता का मतलब दिखना है, हम अपने जीवन में नींव के अंदर होने के लिए कौन से छोटे छोटे गुमनाम काम चुन सकते हैं? वो कौन सा काम हो सकता है जिसे हम बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस ढांचे को मजबूत करता है जिस पर हम सब खड़े हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।